वेलकम बैक दोस्तों। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, रिमरू को उनका ये प्रपोजल बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, इसलिए वो उन पर गुस्सा करने लगता है। साथ ही साथ वहाँ पर एक बैरियर मौजूद था जो लोगों को कंट्रोल कर रहा होता है, पर रिमरू ने उसको ब्रेक कर दिया। फिर हम इसके कुछ देर बाद की कहानी के बारे में जानते हैं, जहाँ पर प्रिंस एल्रिक कुछ लोगों के साथ रिमरू की पोल पट्टी खोलने के लिए आया था और इन सबके पीछे गवान की एक छिपी हुई चाल थी। साथ ही साथ वहाँ पर फाइट भी होती है जिसमें रिमरू की टीम जीत जाती है, लेकिन अचानक से किसी ने प्रिंस एल्रिक की जान लेने की कोशिश की और रिमरू रेफाल की मदद से वक्त रहते ही उसकी जान बचाने में कामयाब रहा। यहाँ तक कि वहाँ पर प्रिंस एल्रिक के फादर भी आ चुके थे, जो रिमरू का शुक्रिया अदा करने के साथ उससे दोस्ती कर लेते हैं। साथ ही साथ गवान के पनिशमेंट के लिए उन्होंने उसे मैजिक इंक्विजिटर्स में भेज दिया था और ये सब खत्म हो जाने के बाद टेम्पेस्ट को काउंसिल के लिए ऑफिशियल कर दिया गया था। वहीं दूसरी तरफ सुबह इस बंदी की डिमांड लेने के लिए वहीं पहुंच जाता है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत कुछ देर पहले का सीन दिखाते हुए होती है, जहाँ पर वो बंदी प्रिंस एल्रिक की तरफ गन पॉइंट करते हुए कह रही थी, मेरे स्किल स्नाइपर से यह आसान हो जाएगा, जिसके बाद उसने उसकी तरफ फायर कर दिया था। लेकिन दूसरी तरफ वो बंदी राहत की सांस लेते हुए मुस्कुराने लगी, लेकिन उसको एकदम से एहसास हो जाता है कि प्रिंस एल्रिक अभी तक नहीं मरा है। इसी वजह से वो हैरान होते हुए अपने मन में कह रही थी, ऐसा हो नहीं सकता, मुझे अभी भी प्रिंस एल्रिक की मौजूदगी का एहसास हो रहा है, लेकिन एक और अटैक नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। और ये साफ है कि मैंने उस डीमन लॉर्ड को कम आंका। उसी वक्त वहाँ पर सुबह समन होने के साथ उसको बताता है कि तुम ग्रेट रिमरू को कम आंकती हो और अपने मर्डर की कोशिश में नाकाम होने के बाद भी यहाँ पर रुके रहना तुम्हारी मूर्खता है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वो बंदी उसके बारे में पूछती है, जिस बात का जवाब देते हुए सुए बताने लगा, मेरा नाम सुए है और मैं ग्रेट रिमरू का वफादार स्पाई हूँ। अब डीमन लॉर्ड का जिक्र सुनकर वो बंदी थोड़ी परेशान हो जाती है, लेकिन सुबह अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कह रहा था, तुम मुझे वह सब बताओगी जो तुम जानती हो, अगर तुम रजिस्ट करना चाहती हो तो तुम्हारी मर्जी। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद वो बंदी अपनी गन उसकी तरफ पॉइंट आउट करते हुए कहने लगी, ठीक है, अगर तुम इस बात पर जोर दे ही रहे हो तो मैं इसे एक्सेप्ट कर लेती हूँ। यहाँ तक कि उसने उस पर फायरिंग भी कर दी थी, लेकिन सुए को इससे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता। अभी देखकर वो बंदी हैरान होने के साथ अपने मन में कहने लगी, बिल्कुल जैसा मैंने सोचा था, एक हाई मार्जिन होने के नाते उस पर नॉर्मल फिजिकल अटैक का कोई भी असर नहीं होगा, फिर भी मैं एक और नाकामयाबी का जोखिम नहीं उठा सकती। जो सब कहने के बाद उसने अपने एक डैगर का इस्तेमाल करते हुए उस पर अटैक कर दिया था, लेकिन सुबह उस अटैक से खुद को काफी आसानी से बचा लेता है। अब ये देखने के बाद वो लड़के खुद को संभालते हुए कहने लगी, लगता है उसने देख लिया है कि मेरा डैगर पूरा का पूरा मैजिक से कवर है। और ये सब सोचने के बाद उसने दोबारा से उस पर अटैक करना शुरू कर दिया था। साथ ही साथ वो अपने मन में भी कह रही थी, वह तुरंत पहचान लेता है कि कौन सी चीजें उसे नुकसान पहुंचाने वाली है और वह उससे बच निकलता है। पर मैं समझ सकती हूँ कि वह उन लोगों में से एक है जिन्हें काम में बिल्कुल भी ढिलाई पसंद नहीं है। तभी अचानक से सुबह ने भी अपने स्पाइडर थ्रेड से उस पर अटैक करने की कोशिश की थी, लेकिन वो बच जाती है। अब ये देखेकर सुबह भी उसकी तारीफें करता है कि तुम वाकई सच में समझदार हो। जो सुनकर वो बंदी कहने लगी, खैर शुक्रिया, पर तुम भी कुछ कम नहीं हो। इसी के साथ उसने तुरंत उसकी तरफ फायरिंग करना शुरू कर दी थी, लेकिन सुबह खुद को बचाते हुए उसकी तरफ काफी तेजी से आने लगा था। जो देखकर वो बंदी हंसने लगती है, क्योंकि वो उसकी एक चाल है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर एक बुलेट सीधे जाकर सुबह के हाथ में जा लगी थी, जिसकी वजह से उसका पूरा का पूरा एक हाथ ही अलग हो जाता है। यहाँ तक कि उसके हाथ में से काफी तेजी से खून नीचे की तरफ गिरने लगा। उसको इतनी बुरी तरह से इंजर्ड होता देखकर वो बंदी हंसने के साथ कह रही थी, तुम्हारी तो सारी खूबसूरती धरी की धरी रह गई, मैंने अपनी गोलियों के साथ एक मैजिक स्वॉर्ड भी मिला दिया था। और जो लोग खुद पर ज्यादा भरोसा करते हैं वे अक्सर ऐसी सीधी सादी चालों में आसानी से शिकार बन जाते हैं। उसकी ऐसी बातों को सुनकर सुबह खुद को संभालते हुए कहता है कि मैं समझ गया और तुम अपनी बुलेट्स में मैजिक भी डाल सकती हो। इस बात का जवाब देते हुए वो बंदी बताती है कि ओ क्या बात है, तुम्हें पता है कि बुलेट क्या होती है? खैर यह उनमें से एक है जो मेरे मैजिक के गुच्छे से बनी है। वैसे देखो ये तुम जैसे लोगों पर कितनी अच्छे से काम करती है, जिन पर नॉर्मल बुलेट का कोई भी असर नहीं होता। ये बात सुनकर सुबह कहता है कि मैं समझ गया, तुम अपनी बात ग्रेट रिमरू की मौजूदगी में पूरी क्यों नहीं कर लेती, और वे काफी दयालु हैं, जब तक तुम उनके सामने ईमानदार रहोगी वह तुम्हें नहीं मारेंगे। उसकी इस बात पर वो बंदी अपनी गन उसकी तरफ रखते हुए कहने लगी, हार बर्दाश्त नहीं होती है ना, वैसे मुझे अफसोस है। वैसे भी अब जब तुमने मुझे देख ही लिया है तो मेरे पास तुम्हें मारने के अलावा कोई और चारा नहीं बचा और इससे सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसी के साथ उसने काफी सारे फायरिंग सुबह की तरफ कर दी थी और वो सीधे जाकर उसके अंदर धंस जाती है, जिसकी वजह से सुबह वहीं पर मारा जा चुका। अब ये देखते हुए वो बंदी कह रही थी, वह जितना भी ताकतवर क्यों ना रहा हो, लेकिन मैं इस बात से इम्प्रेस हूँ कि उसने मुझे अपने सारे ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया। वैसे एक और बात क्लियर कर देता हूँ, यही बंदी ट्रैप चलने में माहिर नहीं है, बल्कि सुबह तो उससे भी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इसी के साथ हम दूसरी तरफ सुबह को देखते हैं, जो उसके सवालों का जवाब देते हुए कह रहा था, तो फिर मेरा सुझाव यह है कि तुम हार मान लो और मुझे तुम्हें गिरफ्तार करने दो। लेकिन उस बंदी की तो पैरों तले जमीन ही खिसक चुकी थी, उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो अभी भी जिंदा है। जबकि सुबह अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहने लगा, वह मुझे मारने के लिए काफी नहीं था और मैंने जानबूझकर तुम्हारे अटैक को झेला ताकि ये जान सकूं कि तुम क्या करने में कैपेबल हो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वो
बंदी काफी ज्यादा घबराते हुए कह रही थी, ऐसा मत सोचो कि तुम मुझे बेवकूफ बना सकते हो। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर सुबह ने काफी सारे क्लोन क्रिएट कर दिए थे। अब ये देखने के बाद वो और भी ज्यादा हैरान होते हुए कहने लगी, रुको, क्या वे दो है? नहीं, वो तो इससे भी ज्यादा है। वैसे क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो और मुझे सारे के सारे असली क्यों लग रहे हैं? इस सवाल का जवाब देते हुए सुबह बताता है कि ये काफी आसान है और मेरे पास बॉडी डबल नाम की एक स्किल है, इसलिए इस बात पर गर्व करो कि तुमने उनमें से एक को हरा दिया। भले ही वह मुझसे थोड़े कमजोर ही क्यों ना हो, लेकिन अब मैं ग्रेट रिमरू को और ज्यादा इंतजार नहीं करवाना चाहता। तो क्या अब हम शुरू करें? अगर आप लोगों को बॉडी डबल के बारे में नहीं पता है तो यह रिमरू की एक स्किल है जिसकी वजह से वो अपने ही जैसे दिखने वाले काफी सारे क्लोन को क्रिएट कर सकता है, लेकिन इसमें एक कमजोरी है कि वो उससे थोड़े से कमजोर होंगे। और उसको ये स्किल तब मिली थी जब रिमरू ग्रेट डीमन लॉर्ड बन गया था, जिसके बाद हमें वहाँ पर बस उस बंदी की चीखें सुनाई देती है। वहीं दूसरी तरफ रिमरू राहत की सांस लेते हुए कहता है कि यह काफी लंबी मीटिंग थी यार, और उस मीटिंग में क्या क्या हुआ वो हमें रिमरू की इमेजिनेशन से पता चलता है। उस गवान नाम आदमी की साजिशों को ठीक से अंजाम नहीं दिया गया है, लेकिन यह क्लियर था कि वह मेरे लिए दुश्मनी जैसा रवैया रखता था। पर प्रिंस एल्रिक की हत्या की नाकाम कोशिश में बाकी सब लोग तो बस इस्तेमाल करके फेंक दिए जाने वाले मोहरे थे। इसी वजह से उसका असली मकसद तो प्रिंस के मर्डर का इल्जाम मुझ पर डालकर टेम्पेस्ट को वेस्टर्न नेशन से हटाना था। ये सब कह लेने के बाद वो प्रचंड की तरफ उनसे कहता कि सब कुछ हुआ, लेकिन मैं खुशकिस्मत था कि हिनाटा और सूना मुझसे पहले ही अपना आपा खो बैठे, और नेशन का रूलर होने के नाते फाइट करने वाला मैं नहीं बल्कि कोई और होना चाहिए था। उसके इन सवालों का जवाब देते हुए हिनाटा बताती है कि मैं ये नहीं कहूंगी कि मैंने अपना आपा खो दिया था, मैंने तो बस उसके तौर तरीके को थोड़ा ठीक किया। वहीं दूसरी तरफ सुना भी कही, मेरे साथ भी यही बात है ग्रेट रिमरू, मैंने तो बस उस बंदे को थोड़ा सा सबक सिखाया जो बदतमीजी कर रहा था। उन दोनों की ऐसी बातों को सुनने के बाद रिमरू अजीब सा चेहरा बनाते हुए उनकी बातों में बस हाँ पे हाँ करे जा रहा था। फिर वो उससे कहता कि खैर तुमने खुद पर काबू रखकर बहुत बढ़िया काम किया बेनीमारू, सच कहूँ तो मुझे सबसे ज्यादा चिंता तुम्हारी ही थी। उसकी इस बात पर बेनीमारू बताता कि खैर सच कहूँ तो मैं इतना ज्यादा गुस्से में था कि मेरा दिमाग बिल्कुल सुन पड़ गया था, लेकिन मैंने किसी तरह से खुद पर काबू पा लिया क्योंकि सुना सबसे पहले बीच में आ गई थी। अगर उसने एक पल भी देरी की होती तो मैं उस कमरे में मौजूद हर किसी को जिंदा जला देता। अब ये सुनकर रिमरू अजीब सा हंस रहा था। फिर वो एकदम से उस पर गुस्सा करने के साथ कहता कि अपने आप से इतना खुश मत हो। अब उसको इतना धड़कता भड़कता देखकर बेनीमारू से बता देता है कि यह सिर्फ एक जोक था, लेकिन रिमरू उस पर पहले से भी ज्यादा गुस्सा करते हुए कह रहा था, झूठे, तुमने ये सब सीरियस टोन में कहा था। जिसके बाद वो अपने सीट पर बैठने के साथ कॉफी की चुस्कियां लेते हुए अपने मन में कहा, बाल बाल बच गया, और मैं पहले ही सभी इंसानों का दुश्मन बनने की राह पर एक कदम बढ़ा चुका था, इसलिए मुझे बहुत सोच समझ कर यह तय करना होगा कि हमारे काउंसलर के तौर पर किसे अपॉइंट करना है। उसी वक्त वहाँ पर सुए भी आ चुका था, जिसने उन सभी को बताना शुरू कर दिया था कि वहाँ पर क्या क्या हुआ। जैसे उसको मैजिक बुलेट लगने की वजह से उसका एक हाथ पूरा का पूरा अलग हो चुका था, लेकिन उसका यह सिर्फ एक क्लोन था। यहाँ तक कि वहाँ पर काफी सारे क्लोन भी आ चुके थे, और आखिर में आकर उसने उस बंदी को पकड़ ही लिया था। फिर हम प्रेजेंट की तरफ आते हैं जहाँ पर रिमरू उसकी कहानी को जानने के बाद उससे कहता कि अच्छा तो ये बात थी, शूटर को पकड़ने का काम तुमने काफी बढ़िया किया, और सुबह तुमने मुझे कभी निराश भी नहीं किया। जो सुनकर वो उसका शुक्रिया अदा करने के साथ बताते कि फिर भी वह मेरे 3 बॉडी डबल को निपटाने में कामयाब रही, इसलिए अभी भी मुझे काफी लंबा सफर तय करना है। अब ये सुनकर रिमरू उससे सवाल करता है तो आखिर में आकर भी उसने अपना नाम नहीं बताया है ना, जिस बात पर एग्री करते हुए सुबह बताना शुरू करता है उसकी आइडेंटिफाई अननोन है, लेकिन उसने तुम्हें डीमन लॉर्ड कहा था, इसी वजह से डियाब्लो के साथ उसका कोई ना कोई इतिहास तो जरूर रहा होगा। अगर आप लोगों को उसकी पास्ट के बारे में नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, ये कहानी रिमरू के डीमन लॉर्ड बनने के बाद की है, जब डियाब्लो बैरियर का पिलर तोड़ने के लिए तो व्हाइट नाइट्स के पास चला गया था, और वहीं पर मुलाकात उससे होती है जो डियाब्लो की असली पावर को जानने के बाद वहाँ से दुम दबाकर भाग गई थी, लेकिन उसका एक साथी फंस जाता है, जिसकी वजह से डियाब्लो ने उसकी पैंट बजा दी। अब कहानी की तरफ आते हैं जहाँ पर रिमरू यही बात को सोचते हुए अपने मन में कह रहा था, डियाब्लो ने तो ऐसी कोई भी बात नहीं कही थी, लेकिन आखिर वह डियाब्लो ही तो है, और मैं तो ये भी सोच सकता हूँ कि वह उसे डराएगा, धमकाएगा और फिर कहेगा ये तो इतनी छोटी सी बात थी कि मैं इसके बारे में भूल ही गया। तभी अचानक से सुबह उस लड़की के हाथ में जो वेपन था उसके बारे में रिमरू से पूछता है, जिस पर रिमरू सोचते हुए बताता कि मुझे लगता है कि ये वह हथियार है जो हमारे पास दूसरी दुनिया में मौजूद था, और इसके आगे के बाद हमें रफायल से पता चलती है। मेरा अनुमान है कि शूटर ने इसे खुद अपने मैजिक से बनाया है, क्योंकि यह रियलिटी वेपन जैसा ही लगता है। जो सब जानने के बाद वो उसको बताता कि वह शायद किसी और दुनिया की है जिसने इसे अपनी यादों से बनाया है, जिस बात पर एग्री करते हुए हिनाटा बताना शुरू करती है, ऐसा लगता है कि वह बेहद परेशान करने वाले स्किल छिपा रही है, और तुम्हें यह बात किसी भी तरह से पता चल जाएगी, इसलिए मैं तुम्हें अभी बता देती हूँ। जिस लड़की को मैंने अपने थॉट कम्युनिकेशन के जरिए देखा था वह मास्टर रूक्स के 3 पेटल स्टेज में से एक थी, रैगिंग्सली ग्लेंडा, और वह मेरी सबऑर्डिनेट थी। इसी के साथ यहाँ सीन कट होकर उसी सबऑर्डिनेट की तरफ आ गया था, जहाँ पर वो अपने सामने हिनाटा को देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, जबकि हिनाटा कहती है काफी समय हो गया ग्लेंडा, वैसे तुम्हें ठीक ठाक देखकर मुझे
मुझे राहत मिली। दूसरी तरफ गिलेंडा का कहना है, मुझे लगता है कि अब मेरी जिंदगी खत्म हो गई है, इसी वजह से बस मुझे अब मार डालो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर सुगी उस पर भड़कने के साथ कहता है कि चुप रहो, तुम्हें बस हमारे सवालों का जवाब देना है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर हिनाटा रिमरू से सवाल करती है, क्या मैं पहले जा सकती हूँ, जिस बात से रिमरू को भी कोई दिक्कत नहीं थी, इसलिए वो सीधे उसके सामने बैठते हुए कहना शुरू करती है। मुझे ये काफी अजीब लगा और कई बार ऐसा लगा कि मानो काउंसिल वेस्टर्न होली चर्च की मेंटालिटी पूरी तरह से समझते हुए तुम काम कर रही हो, लेकिन मुझे शक है कि कोई जासूस बहुत ही करीब मौजूद है, पर फिर भी तुम तो शुरू से ही मेरे साथ विश्वासघात कर रही थी, है ना। लेकिन गिलेंडा बस नो कमेंट कहती है। इसी वजह से हिनाटा अपनी आगे की बातों को कंटिन्यू करते हुए कहने लगे, किसने काउंसिल को मैनिपुलेट किया और तुम्हें प्रिंस एल्रिक को मारने का ऑर्डर किसने दिया? अगर तुम मुझे बता दो कि तुम्हें किसने हायर किया तो मैं तुम्हारे क्राइम की सीरियसनेस को थोड़ा कम कर दूंगी। लेकिन अब वही बंदी उस पर काफी ज्यादा भड़कने के साथ कहने लगी, मैं तुमसे बार बार कह रही हूँ कि मैं कोई भी जवाब नहीं दूंगी। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद हिनाटा खुद को शांत करते हुए कहती है कि मैं समझ गई, तो मेरा आखिरी सवाल है, क्या तुम लेडी ल्यूमिनस में विश्वास करती थी? इस पे वो बंदी अपने ही तेवर दिखाते हुए कहती है कि कोई भी फीलिंग नहीं है, अगर तुम इस बकवास पर यकीन करने वाली हो तो मुझे पैसे दो। अब हिनाटा के दिमाग पहले से भी ज्यादा खराब हो चुका था, इसलिए वो अपनी सूट का इस्तेमाल करने के साथ उसकी जान लेने के लिए आगे बढ़ने लगी। लेकिन रिमरू वक्त पर आते के साथ उसे बचा लेता है। साथ ही वो उससे कहता है कि हद हो गई हिनाटा, वैसे यह एक पूछताछ है, पर क्या तुम उसे मारना चाहती हो? जो सुनकर हिनाटा सोड को अपने मयान में रखने के साथ बोली कि मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था। अब ये सुनकर रिमरू उस पर गुस्सा करने के साथ कहता है कि झूठी, तुमने तो उसे जान से मारने का इरादा कर लिया था। जबकि दूसरी तरफ सुना उसकी सोड को अच्छे से कवर करते हुए कहती है कि चिंता मत करो ग्रेट रिमरू, भले ही यह लड़की मर जाए, हम अपनी इन्फॉर्मेशन का जरिया नहीं खोएंगे, क्योंकि मैं बस फिर से जिंदा करने वाला मैजिक इस्तेमाल कर लूंगी। यहाँ तक कि हिनाटा का भी कहना है, बिल्कुल मैं रिजरेक्शन का इस्तेमाल कर सकती हूँ, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। उनकी ऐसी बातों को सुनने के बाद रिमरू हैरान होने के साथ बताता है कि ये बात तो नहीं है। खैर हिनाटा, तुम बस चुप रहो और थोड़ी देर देखती रहो, क्योंकि अब मैं सवाल पूछूंगा। फिर हम इसके कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर रिमरू उसके सामने बैठते हुए कहता है कि तो चलिए अब फिर से शुरू करते हैं। ग्लैंडा, मैं डीमन लॉर्ड रिमरू हूँ, लेकिन शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि तुम जैसे प्रो से सिर्फ जवाब मांगने से काम नहीं चलेगा, इसलिए अभी के लिए बस मेरी बात सुन लो। अगर हो सके तो वो अपना पोकर फेस बनाए रखने की कोशिश करना। जो सब कह लेने के बाद वो अपने मन में रफाल से कहता कि रफाल सेंसे, अब आपकी बारी है। जो सुनकर रफाल के कहना है, समझ गई। गिलेंडा नाम के पर्सन से पूछताछ शुरू हो रही है, जिसके बाद हमें रिमरू के मुंह से रफाल की आवाज आने लगती है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यूनिक स्किल अक्सर किसी के सोल में गहरे तक समाये होते हैं, पर ऐसा लगता है कि तुम भी इससे अलग नहीं हो। साथ ही साथ एक स्ट्रॉन्ग पावर जो तुमको अपने सोल से जोड़ती है। उसकी इस बात पर गिलेंडा बताती है, सच में मैंने तो ये पहली बार सुना है। वैसे और तो क्या? ये बात सुनकर रिमरू कहता है कि आज की मीटिंग में कई ऐसे काउंसलर्स मौजूद थे जिनकी सोल ग्रीड से कलंकित थी और पूरी पॉसिबिलिटीज थी कि यह किसी और के यूनिक स्किल के जरिए वहाँ पर डाला गया था। उसके इस सवालों का जवाब देते हुए वो बंदी बताते कि सभी ह्यूमन नेचुरली रूप से लालची होते हैं। जिस बात पर एग्री करते हुए रिमरू कहता है कि लेकिन उन सभी ने एक ही तरह का लालच दिखाया। इसी वजह से मेरा मानना है कि ऐसा किसी थर्ड पार्टी की एबिलिटी के इफेक्ट के कारण हुआ और तुम ग्लेंडा भी उसी इफेक्ट में हो। लेकिन तुम्हारे मामले में तुम्हारी अपनी यूनिक स्किल तुम्हें बचाए रखती है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि किसी ने उसे पूरी तरह से किसी के कब्जे में जाने से रोक रखा है। जो सब कह लेने के बाद वो रफाल से पूछता है कि रफाल सेंसे, ये सब मेरे लिए भी नई बात है। पर रफाल उससे बस एक ही बात कहती है कि अपनी बातें करना जारी रखो। जिस बात पर एग्री करते हुए रिमरू कुछ नहीं करता, बस उससे बातें करने लगता है। असल में हमारे फेस्टिवल में कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके मन में वही ग्रीड था, और जब बड़ी तादाद में लोग किसी स्किल से अफेक्टेड होते हैं तो उसका इस्तेमाल करने वाला वहीं कहीं आसपास ही होने की पॉसिबिलिटीज होती है। दूसरे शब्दों में कहे तो तुम्हारा मास्टर हमारे फेस्टिवल में मौजूद था, और तुम तो जानती ही हो मेरी अप्रेजल स्किल कितनी बेमिसाल है। ये ना सिर्फ ये बता सकती है कि कोई स्किल मौजूद है या नहीं, बल्कि यह भी बता सकती है कि कोई उसे छिपाने की कोशिश कर रहा है, और इस पर्सन ने जरूर चाहा होगा कि मैं उसकी स्किल का पता ना लगा पाऊं। इसलिए उसने अपने एक सबऑर्डिनेट को भेजा जिसके साथ उसकी मौजूदगी के कुछ संकेत भी थे। वैसे मारिया बेलरोजो, क्या यह नाम सुनकर तुम्हें कुछ याद आता है? ये बात सुनकर वो बंदी काफी ज्यादा हैरान हो चुकी थी, पर वो उसको बताती है कि इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन ये बात सुनकर हिनाटा बोल पड़ी, अच्छा तो इसके पीछे रोजो फैमिली है। उसके हेड ग्रामवेल रोजो वे फॉर्मर हीरो जिन्होंने वेस्टर्न नेशन को एकजुट किया था, और जो 7 डेज क्लंजी के चीफ थे। पर ग्रामवेल का तो निधन हो चुका है, लेकिन मेरा मानना है कि उनकी वसीयत को आगे बढ़ाया जा रहा है। अब सब कुछ जानने के बाद रिमरू उससे कहता है कि मारिया बेल ने ही तुम्हें काम पर रखा है ना? इसी के साथ यहाँ से इनकट होकर मारिया बेल की तरफ आ गया था, जो थोड़ी परेशान होते हुए कहती है ये काम नहीं आया, इसी वजह से हम फेल हो गए। जो सुनकर जॉन कहता है, मैंने वहाँ पर देखा था कि वहाँ के सभी लोगों ने तुम्हारे लिए सब कुछ समर्पित कर दिया था। उसकी इस बात पर यूकी बताता कि लेकिन हम उस बंदे की वजह से मैजिक इंक्विजिटर्स को बाहर निकालने में कामयाब रहे। क्या ये अपने आप में एक जीत
उचित नहीं है। जिस बात पर एग्री करते हुए मारियाबेल अपने मन में कहने लगी, ग्रैंडफादर चिंता में थे, इसलिए जब मैंने उन्हें कंट्रोल में रखा था तब से मैंने गवान के जरिए छानबीन की और वो एक डीमन लॉर्ड के सामने बिल्कुल ही बेकार साबित हुआ। उसका जिक्र करना भी बेईमानी है और फिर एक डीमन लॉर्ड रिमरू भी तो है और उस पर मर्डर का झूठा इल्जाम लगाने और टेम्पेस्ट को वेस्टर्न नेशन से हटाने के बाद तो भूल ही जाओ। साथ ही साथ उसने तो काउंसिल के लिए टेम्पेस्ट की अहमियत को और भी ज्यादा पक्का कर दिया है। पर मैं कितनी बेवकूफ थी, मैंने उसे कमा का। फिर वो उससे कहती है, जोहान मेरा इरादा है कि तुम डीमन लॉर्ड की इन्वेस्टिगेशन जारी रखो और तुम्हें नहीं पता मैंने तुम्हें गवान के खिलाफ क्यों खड़ा किया। मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि डीमन लॉर्ड तुम पर और भी ज्यादा भरोसा कर सके। जो सुनकर जोहान अपने मन में कहता है, और अगर मैं फेल हो गया तो क्या मैं भी बाहर हो जाऊंगा। जो सब सोचने के बाद वो उसको बताता कि शायद डीमन लॉर्ड रिमरू के साथ मिलकर काम करना ही ज्यादा समझदारी भरा कदम होगा। वह तो इंसान के साथ मिलजुल कर रहना चाहते हैं, है ना? तो फिर हम बेवजह टेम्पेस्ट को अपना दुश्मन क्यों बनाएं? उसकी ऐसी बातों को सुनकर मारियाबेल इरिटेट होने के साथ कहती है, यह तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है। वैसे क्या तुम सचमुच बेवजह समझती हो कि मैंने ग्रैंडफादर को उस डीमन लॉर्ड से छुटकारा पाने के लिए सलाह क्यों दी थी? जिस बात का जवाब देते हुए जोहान बताता है कि क्या ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि वह एक न्यू इकोनॉमी स्फीयर बनाने की अपनी बातों से हमें धमका रहा है। जिस बात पर एग्री करते हुए मारियाबेल बताती है कि लेकिन यह तो बस एक ऑफिशियल रीजन है, असली वजह यह है कि फिर हमारे पास किसी डीमन लॉर्ड का सामना करने का कोई भी जरिया नहीं बचेगा। लेकिन जोहान को उसकी ये बात अच्छी से समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए मारियाबेल बताना शुरू करती है, डीमन लॉर्ड में बैटल करने की जबरदस्त एबिलिटी है और उसके साथ स्टॉर्म ड्रैगन भी है, इसलिए ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और अगर इतनी पावर वाला कोई डीमन लॉर्ड हमसे बातचीत करने आए तो हम क्या करेंगे? जो सुनकर जोहान कहता है, लेकिन उसने तो कहा था कि वह काउंसिल के रूल को फॉलो करेगा। इस बात पर मारियाबेल परेशान होने के साथ बता रही थी, अभी के लिए वह उनकी बात मानेगा, लेकिन एक बार जब टेम्पेस्ट की अहमियत सबको पता चल जाएगी तो वेस्टर्न नेशन को ही उसकी बात मानने पर मजबूर होना पड़ेगा और इस तरह डीमन लॉर्ड पीसफुली तरीके से अपना राज कायम कर लेगा। ये तो बस हंसी की बात है, सरासर हंसी की बात है और ये सोचना ही बेतुका है कि कोई जिंदगी की इतनी साफ सच्चाई को नजरअंदाज कर सकता है और ये सोचना है कि डीमन लॉर्ड और इंसान बराबरी से रह सकते हैं। वह भले ही दोस्ताना बातचीत की बातें करे, लेकिन यह तभी तक मुमकिन है जब तक कि डीमन लॉर्ड इसकी परमिशन देता है। और वो ऐसा कहते हुए उसको काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो खड़ी होकर बालकनी की तरफ चली जाती है। लेकिन वो अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहने लगी, इंसानों की जिंदगी छोटी होती है, अगर हमने अभी तक डीमन लॉर्ड की एम्बिशन को नहीं रोका तो रोजो फैमिली की सबसे प्यारी इच्छा का पूरा होना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। और किसी डीमन लॉर्ड के साथ मिलकर काम करना या यहाँ तक कि उसका इस्तेमाल करने का आइडिया, इसके नाकाम होने की तो कभी कोई गुंजाइश ही नहीं थी। उसके ऐसा कहते यहाँ से निकट होकर ग्लेंडा की तरफ आ गया था, जो काफी ज्यादा हैरान होते हुए कह रही थी, रहने भी दो, इससे तो ऐसा लग रहा है जैसे तुमने चाही सारी इन्फॉर्मेशन मैंने ही उगल दी हो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर हिनाटा सामने की तरफ आते हुए बताती है, तुम्हारे साथ ये होना चाहिए था ग्लेंडा, और एक गद्दार के लिए यह बिल्कुल सही अंजाम है। उसकी इस बात पर ग्लेंडा अपना सर पकड़ते हुए कहती है, लगता है जिस तरह से ये सब चल रहा है मैं मर जाऊंगी। अब ये सुनकर रिमरू उससे सवाल करता है, क्या ये मारियाबेल पर्सन इतनी ज्यादा खतरनाक है? जिस बात पर एग्री करते हुए ग्लेंडा बताना शुरू करती है, ये बात इससे कहीं आगे की है। हम जैसे लोग जिन्हें दूसरी दुनिया से बुलाया गया है एक कर्ज में बंधे हुए हैं जो हमें उसकी बात न मानने से रोकता है, और जिस पल उसे यह पता लगेगा कि मैंने उसके साथ विश्वासघात किया है तो वह तुरंत ही मेरे स्पिरिट को चूर चूर कर देगी। जो सब जानने के बाद हिनाटा का कहना है, इसका मतलब है कि तुमने लेडी ल्यूमिनस के साथ अपनी मर्जी से विश्वासघात नहीं किया, बल्कि सिर्फ इसलिए किया क्योंकि तुम मना ही नहीं कर सके। जिसका जवाब देते हुए ग्लेंडा बताती है, खैर ये थोड़ा पेचीदा है, पर मेरा एक हिस्सा गॉड के दया का सहारा लेने के लिए बेताब था, लेकिन मैं चाहे कुछ भी कर लूं बस उस कर्ज से बच नहीं पा रही थी। और मुझे कभी सच में ऐसा नहीं लगा कि गॉड बस मुझे यूं ही आकर बचा लेंगे, या यूं कहूँ कि मैं ऐसा सोच ही नहीं पाई। ये बात सुनकर हिनाटा कहती कि ये सच है कि गॉड की कृपा भले ही इसे ठीक नहीं कर सकते, यहाँ तक कि रेजरेक्शन भी उस पर्सन को नहीं बचा सकता जिसकी सोल बिखर चुकी हो। उन दोनों की ऐसी बातों को सुनने के बाद रिमरू रफाएल से सवाल करता है, रफाएल सेंसे, क्या आप इसे सोल्व कर सकती हैं? जिस बात का जवाब देते हुए रफाएल बताना शुरू करती है, मैं समझ गई, कोई भी दिक्कत नहीं है, तो क्या मैं इसे वापस कर दूं? अब ये सुनकर रिमरू काफी ज्यादा खुश हो गया था। फिर वो ग्लेंडा के करीब जाते हुए उसके अंदर के कर्ज को रिमूव कर देता है। जो सब करने के बाद वो उसको बताता है कि ठीक है, तुम्हारा काम हो गया और अब तुम अपनी मर्जी से जी सकती हो। और इस बात की खबर ग्लेंडा को बिल्कुल भी नहीं थी, यहाँ तक कि वो उससे कहने लगी, लगता है यह दया की आखिरी निशानी है। पर रिमरू उसे समझाने लगता है, नहीं वो नहीं, मैंने तो उस कर्ज को हटा दिया है जिसने तुम्हें बांध रखा था, दूसरे शब्दों में कहे तुम अब आजाद हो। अब इस बात पर ग्लेंडा को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ हिनाटा का कहना है, तुम सच में कुछ भी कर सकते हो। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर रिमरू उसे समझा रहा था, और ये तो कहने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम हमारी दुश्मन बनने का फैसला करती हो तो हम कोई भी रहम नहीं दिखाएंगे। लेकिन ग्लेंडा उसका दुश्मन बनने से साफ साफ मना कर देती है। वहीं दूसरी तरफ हिनाटा का कहना है, इस बार जो तुमने किया है मैं उसे नजरअंदाज कर दूंगी। लेकिन ग्लेंडा अचानक से अपने सदमे से बाहर की तरफ
दफाते हुए कहना शुरू करती है, ये मुद्दा नहीं है, पर तुमने कहा था कि तुमने वह कर्ज हटा दिया है, क्या ये सच है? जिस पर रिमरू पूरी तरह से एग्री था। फिर वो अपने आप को फील करने लगती है, जिससे उसको मालूम पड़ता है कि अब मेरे को पहले से भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। फिर वो उससे कहने लगी, मुझे पता है कि यह मेरी गुस्ताखी है, लेकिन मैं आपसे एक मेहरबानी चाहती हूँ कि आप प्लीज मुझे काम पर रख लेंगे और आप जो भी गंदा काम करवाना चाहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। और शायद आपको मेरी बात पर यकीन ना हो, लेकिन मैं आपके प्रति अपनी वफादारी की कसम खाती हूँ, तो प्लीज ग्रेट रिमरू। ये बात सुनकर रिमरू कहता है, मुझे यकीन है कि मैं किसी फॉर्मर स्पाई को काम पर रख सकता हूँ। जो सुनने के बाद ग्लेंडा बोलती कि बेशक, मुझे जो भी कुछ पता है मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। और आप लोगों को लगता है कि ग्राहम बेल मर चुका है, लेकिन वह जिंदा है। ग्लेंडा की ऐसी बातों को सुनने के बाद वहाँ के सारे बंदे एकदम दंग रह गए थे, जबकि ग्लेंडा अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहना शुरू करती है, ग्राहम बेल जो 7 डेज क्लंजी का प्रीस्ट हेड है, वह असल में एक जरिया है जिसके जरिए लॉर्ड ग्राहम बेल की स्पिरिचुअल बॉडी मौजूद रहती है। साथ ही साथ लॉर्ड ग्राहम बेल ही वह हस्ती है जो मारिया बेल के ऊपर विराजमान है। और मुझे नहीं पता कि मारिया बेल के मन में क्या चल रहा है, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि वह लॉर्ड ग्राहम बेल का सबसे ताकतवर मुहरा है और तुम लोगों के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है, क्योंकि कागुरासा का जो फ्री यूनियन का गिल्ड मास्टर है, यहाँ तक कि वह पूरी तरह से मारिया बेल के कंट्रोल में है। अगर आप लोगों को आज का एपिसोड जरा भी पसंद आया है तो प्लीज एक प्यारा सा लाइक करने के बाद कमेंट करके जरूर जाना। तो फिर मिलते हैं, सायोनारा।